बागवान भाइयों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा आज आप लोगों के मध्य फिर से एक नई लाइव के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का जो मेरा विषय था, लाइव आने के पीछे मेरा मकसद था, वो था हमारा जो ऑलमोस्ट हमारे पेटल फॉल हो चुका है। तो जो पेटल फॉल्स की स्प्रेज थी उसको क्या किया जाए और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है अभी। तो बागवान भाइयों, जो ये अभी का जो समय होता है, ऑलमोस्ट हर जगह ही पेटल फॉल हो चुका है। तो अभी जो हमारे फ्रूट सेटिंग हुई है उसका सेल्स का डिवीज़न होना है, और ये प्रक्रिया अभी से लेकर आपके वॉलनट स्टेज तक चलेगी सेल डिवीज़न की, और उसके बाद आपकी सेल्स की डेवलपमेंट होगी। तो सबसे पहले तो बागवानों को ये समझना होगा कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो अभी सबसे ज़्यादा आती है। अभी जो बागवान भाइयों सबसे ज़्यादा आता है वो आता है पाउडरी मिल्ड्यू। तो जो अभी आप स्प्रेज करेंगे वो आप पाउडरी मिल्ड्यू के लिए ज़्यादा करेंगे, बाकी किसी भी तरह की अभी फंगस बगीचों में एंटर नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर आपको दो तीन ऑप्शन दूंगा जो बहुत ही बेस्ट स्प्रेज है हमारी पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। एक तो अडामा कंपनी का निमरॉड करके एक प्रोडक्ट आता है। आपने बादशाह का एक स्क्राडिस प्लस भी आता है। बहुत सारे लोग कंटाफ भी डालते हैं, वो भी आपके पाउडरी मिल्ड्यू के लिए काम करता है। और आप माइक्लो बुटालीन की स्प्रे भी पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कर सकते हैं, मगर मेरा अपना मानना है कि माइक्लो बुटालीन हम सेकंड स्प्रे में जाएंगे और अभी हम ये वाली स्प्रे करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो स्कैब और दूसरी फंगस पे भी काम करेगा हमारे। तो पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ही घातक चीज़ है हमारे लिए। जो फ्रूट की रस्टिंग आती है उसमें भी बहुत योगदान देता है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। और आप लोग देखें कि इसकी पहचान के लिए कपलिंग सी, मतलब नालू से जो पत्तों में जब इकट्ठा हो जाता है पत्ता, लगभग इस टाइप के नालू से जब बन जाए तो वो भी पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से होता है। अगर आपका पत्ता पूरा नहीं खुल पाएगा तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएगा। तो अभी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करेंगे। उसमें आप एनपीके भी ऐड कर सकते हैं, कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, ये वाली चीजें भी ऐड कर सकते हैं। या कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जिसमें एनपीके के साथ साथ आपके कैल्शियम और बोरॉन भी हो, तो आप लोगों के लिए फायदा रहेगा, क्योंकि सेल का अभी डिवीजन होना, विभाजन होना अभी, और आगे का जो आपका जो आगे का साइजिंग डिपेंड करता है, वो इसी चीज पे निर्धारित करता है कि आपका सेल डिवीजन जितना अच्छा होगा उतनी ही आगे आपकी फ्रूट साइज अच्छा बनेगा। और साथ ही साथ आजकल एक बड़ी सोशल मीडिया पे चली है कि ब्लैक एफिड और ग्रीन रोजी एप्पल एफिड। तो जो ये एफिड्स होते हैं, ये एक मादा लगभग 40 से 60 के करीब एक बच्चे पैदा करती है, और जो इसकी स्पीशीज पाई जाती है एफिड्स की, वो लगभग पूरी दुनिया में 4000 के करीब एफिड्स होते हैं। तो बेसिकली ये सकिंग पेस्ट है। ये लगभग यहाँ पर हमारी जो नई कोम्पल आएगी यहाँ पर ज़्यादा लगते हैं, और आजकल आप देखें कि कई फ्रूट्स में भी ये आए हुए हैं। तो बहुत सारे बागवानों की एक क्वेरी रहती है कि अब यहाँ पे इंसेक्टिसाइड कौन सा करें हम। तो बागवान भाइयों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा और गुजारिश भी करना चाहूँगा, आप लोग इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ही कम करें, अलबत्ता तो करें ही ना अभी,
खासतौर पर अब का वक्त है, क्योंकि अभी अगर आप इंसेक्टिसाइड पे ज्यादा जाएंगे तो आगे आपकी प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, माइट्स ज्यादा आएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और दूसरी बीमारियां भी ज्यादा आएगी। क्योंकि हमारे जो फ्रेंडली पॉपुलेशन है, कीड़े है, लेडी बग है, जैसे जिसको हम तोता मामा बोलते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रेंडली हमारे कीड़े हैं जो मर जाएंगे आपकी इंसेक्टिसाइड। तो कभी भी ऐसी स्प्रे का, मेरे भी ग्रीन और ब्लैक एफिड्स है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पिट्ठू मशीन में इंसेक्टिसाइड मिक्स करके स्पॉट स्प्रे जहां पर कीड़ा होगा वहीं पर करे। अगर आप देखेंगे कि अगर आप इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 400-500 का ड्रम एक्स्ट्रा बैठ जाएगा, कॉस्टिंग करेगा। तो हमें खर्चे कम करने हैं और जरूरत के, अगर आप स्पॉट स्प्रे करते हैं तो मुझे नहीं लगता 2-3 पिट्ठू की स्प्रे से ही आपका कंट्रोल हो जाएगा। और स्पॉट स्प्रे पे ज्यादा जाए, जहां पर आपको कीड़ा दिख रहा वहीं पर आप स्प्रे करें, एक दिन में ये कवर अप हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान रखें इस बात का कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप यहाँ पर बिल्कुल भी ना करें। मुझे पता है ये स्टेटमेंट के बाद शॉपकीपर्स और कंपनी वाले अच्छा नहीं बोलेंगे मेरे लिए, मगर ये चीज हमें देखनी है कि हमारे फेवर में क्या चीज है और हमारे लिए कौन सी अच्छी चीज है। तो हमें अभी इंसेक्टिसाइड की स्प्रे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर एक और बात आती है कि एक कीड़ा लगता है जो फ्रूट बोरर होता है, मगर मुझे ये लग रहा है कि तितलियां बहुत लेट आई है, अभी कोई ऐसी सुंडी की कोई शिकायत दिखी नहीं मुझे कि आपको स्प्रे। अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि विगर है आपकी प्रॉब्लम, तो आपको यहाँ पर मेलाथियोन टाइप लाइट इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं आप, मगर वो भी आप तब डालेंगे अगर आपकी बहुत ही जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, अलबत्ता आप नहीं डालेंगे इस चीज को। तो इस चीज का भी बागवान भाइयों आप ध्यान रखें। और इसके साथ साथ कुछ चीजें, अगर मैं, बहुत सारे बागवान बताते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू क्या होती है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। अगर आप देख पाएंगे बागवान भाइयों, ये हल्का सा सफेद चूर्ण सा, ये पाउडरी मिल्ड्यू है। इसकी पहचान कर ले। बहुत सारे लोगों की मेरे पास शिकायत आती है कि वूलिया फीड लग गया। अभी भी वूलिया फीड नहीं होता है और मुझे दिखा भी नहीं कहीं। इसको वूलिया फीड समझ देते हैं लोग, बेसिकली ये पाउडरी मिल्ड्यू है। और एक और प्रॉब्लम आप फेस करते होगे ऑर्चर्ड में, कुछ इस टाइप के पत्तियां। बहुत सारे बागवान दुविधा में रहते कि ये क्या प्रॉब्लम आ गई। ये वायरसेस है, ये लीफ कर्ल है, क्लोरिटिकल वायरस है ये, और इसका कोई भी इलाज नहीं है। आप इस पे स्प्रेज पे ना जाए, इसका कोई भी इलाज नहीं है आपके पास। और अभी जो आपके पीनट साइज लगभग जहां पहुंच गया है, वहां पर आप, अगर आपके माइट की प्रॉब्लम या सेंजो स्केल की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप 2 लीटर HMO पर भी अभी जा सकते हैं। और उसके साथ आप बुफ्रोफेंजीन करके एक इंसेक्टिसाइड आता है जो स्पेशली उसके लिए होता है, उसको भी, अगर वो भी आपको तब करना अगर आपकी स्केल की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके स्केल की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ माइटी को आपने कंट्रोल करना है, तो आप 2 लीटर HMO हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल 2 लीटर का आप स्प्रे कर सकते हैं। और अभी ड्रॉट का वक्त है, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि हमने खाद डालनी है, तो आप अभी खाद ना डालें। जब आपको लगे कि बारिश आने वाली है, उससे पहले 1-2 दिन डालें। वेदर को देख के आप खाद डाल सकते हैं अभी। और
कुछ क्वायरीज ऐसी है लोगों के कि आपकी सेटिंग नहीं हो पाई। तो बागवान भाइयों, इसमें एक तो वेदर आपका बहुत ही अनइवन चला गया, अब बहुत ही ड्रॉट हो गया है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 26-27 से ऊपर ही चल रहा है। तो 22-23 के बाद जो फ्रूट सेटिंग है वो कहीं ना कहीं दिक्कत देती है, क्योंकि न्यूट्रिशन का फ्लो भी नहीं है और नीचे से पानी है नहीं हमारे पास। तो इस केस में तो आप कुछ नहीं कर सकते। और एक और क्वेश्चन आता है कि सिंचाई को लेके, तो जब आप आजकल आप सिंचाई कर सकते हैं अपने बगीचों में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कब सिंचाई कर, आप कर सकते हैं। अभी एक अच्छा मॉइस्चर मेंटेन करें, आगे मुझे लग रहा है कि आगे अच्छी बारिशें आएगी, हम उम्मीद रख सकते हैं इस चीज़ की। मगर अभी आपको केयर करनी है, खासतौर पर अपने छोटे प्लांट्स की, जो आपने न्यूली प्लांट्स लगाए हैं, खासतौर पर उसमें आप एक एक बकेट तो ज़रूर पानी का डालें ताकि वो सूखने से बचे। तो ये बहुत ही ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए कि आप ये काम ज़रूर करें, छोटे प्लांट्स को बचा लें, क्योंकि बड़े पौधों में अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात आती है कि जो आप अभी न्यूट्रिशन डालेंगे उससे आपका क्लोरोफिल अच्छा बनेगा। अगर मैं आपको बागवान भाइयों बताना चाहूँगा, पत्तों के साइज़ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप देखेंगे बिल्कुल डार्क ग्रीन हो चुका है लीव आपके पत्तों में, मतलब इसका मतलब क्लोरोफिल अच्छा बना हुआ है। और आप देखेंगे कि इसमें किसी भी तरह के एग्स भी नहीं दिख रहे हमें। आप सेंटर लाइंस को देखिए और आप देखेंगे इस पत्ते का साइज मेरे बहुत ही बड़ा है, हाथ के बराबर हो चुका है ये पत्ता। तो और दूसरी बड़ी बात है कि एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं अपने बगीचों में, कई बार आप देखेंगे कि कई पौधों में ग्रोथ वैसे ऑलमोस्ट अब 6 इंच तक ग्रोथ हो चुकी है, 6-8 इंच तक। अगर आपको किसी पौधे में ये लग रहा है कि ग्रोथ कम है, वो ग्रो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपको वहाँ पर नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो आप उस पर्टिकुलर छोटे प्लांट्स में सॉइल में आप नाइट्रोजन दे सकते हैं। अभी अगर बारिशें बढ़िया होगी तो आप एक नाइट्रोजन का जो सेकंड डोज आता है आफ्टर सेटिंग, उसको आप डाल सकते हैं नाइट्रोजन को। उसमें आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत सारे लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर आप घोल के डालें, पानी में घोल के, अगर ड्रम में घोल के आप खाद डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो और दूसरी बड़ी बात आएगी कि आजकल आप ज़रूर मल्चिंग ज़रूर कर दे, क्योंकि जितना अच्छा अभी आप मल्चिंग करेंगे वो ड्रॉट का असर कम पड़ेगा। सूखे घास की कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। मल्चिंग मैट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की थे कि और बहुत सारे लोगों के बहुत हैवी क्रॉप भी लगी है, खासतौर पर स्पर में मैं अपने भी देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा हैवी क्रॉप हो चुकी है। तो आप फ्रूट थिनिंग की ओर भी ज़रूर जाए। और जो पॉलिनेशन आपने लगाया, ग्रैनी स्मिथ है, गोल्डन है, रेड गोल्डन है, अब मेरे हिसाब से उसको थिनिंग करने का समय भी आ चुका है। आप उसको काफ़ी अच्छी तरीके से थिन कर दे, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर को आपको अच्छा फ्लावर बड दोबारा से चाहिए तो आपको फ्रूट थिनिंग ज़रूर करनी पड़ेगी यहाँ पे। और एक और बहुत ही बढ़िया काम आप कर सकते हैं, अगर आप कर सके, जब आपके बगीचों में लगभग 6 से 7 इंच की या 8 इंच तक की ग्रोथ आ जाए न्यू शूट, तो आप अभी एक समर प्रूनिंग का एक कार्य कर सकते हैं। जो फालतू के शूट्स है उसको आप अभी स्टब कट में काट दे, तो अगली बार के लिए वो पूरा मैच्योर्ड बड आपके सामने तैयार हो जाएगा और अच्छी फ्रूट की ओर जाएगा आपका प्लांट। तो इसके साथ साथ आप लोगों को और क्या ध्यान रखना है, इसके बाद की जो आप नेक्स्ट स्प्रे करेंगे उसमें आप माइक्लोबुटालिन या आप रोको थायोफिनेट मिथाइल, आप अभी 2 ये जो स्टार्टिंग की स्प्रे होगी, ये हमारी लगभग सिस्टेमिक की फंगेसाइड हम इस पे ज़्यादा जाएंगे, कांटेक्ट पे अभी नहीं जाएगी। मगर जो हमारी थर्ड स्प्रे आएगी वो हमारी कांटेक्ट और सिस्टेमेटिक दोनों मिक्स करके हम यूज़ करेंगे अब इसके बाद। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अभी आप ज़्यादा हार्ड केमिकल ना डालें, ज़्यादा दवाइयाँ ना डालें, क्योंकि फ्रूट रस्टिंग इस साल जो बड़े प्रॉब्लम रहेगी ऑर्चर्ड में वो रहेगी फ्रूट रस्टिंग को लेके। और एक क्वेश्चन और भी बहुत रेज होता है पीजीआर को लेके। अभी
जब आपका पीनट का साइज है तो आप 100 ml के हिसाब से GA4 GA7 6 में जो आप प्रोमोलिन या परलान करते हैं उसकी आप एक स्प्रे डाल सकते हैं। उससे आपके फ्रूट रस्टिंग, फ्रूट लॉन्गेशन बहुत ही बढ़िया होगा आपका भी। आप सेकंड या जो आपने शुरू में अगर आपने 1 डोज डाल दिया या 2 डोज डाल दिए तो तीसरा डोज आप अब डाल सकते हैं, मगर कम क्वांटिटी में डालेंगे। अब मुझे ये नहीं पता पहले लोगों ने किस मात्रा में डाला। अगर आपने 100 के डाले तो अभी भी 100 का एक तीसरा पड़ जाएगा। अगर 125 या 50 के डाले तो अभी भी एक 100 आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रूट पे, और डायरेक्ट फ्रूट पे आप कर सकते हैं इसको। तो इन बातों के अलावा बहुत सारे लोग अभी बेंडिंग की ओर भी जाते हैं। आप अभी बेंडिंग कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से आफ्टर सीजन भी ज़्यादा अच्छा रहता। मगर अभी भी अगर एक शिफ्ट में आप अभी भी कर दे, कुछ मोटी ब्रांचेस अभी भी आप बेंड कर दे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अब जो नॉचिंग की थी आपने उसमें लगभग 3-4 इंच की ग्रोथ आ चुकी है। तो मुझे ये लगता है कि टूथपिक फंसाने का वक्त भी, क्योंकि एक अच्छा एंगल देने का वक्त भी आ चुका है। आप टूथपिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। अब जब भी बगीचों में जाए तो उसको फंसाने का काम शुरू करे ताकि एक अच्छा एंगल। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कुछ इस तरह के शूट्स आ गए। अब इसमें अगर टूथपिक नहीं फंसाएंगे हम तो ये बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि हमें इसको यहाँ पर अब बेंड करने की जरूरत है। और ऊपर आप टॉप में देखेंगे 1 2 3 ब्रांचेस आ चुकी है हमारे। और अब इसमें हम यहाँ पर इसको भी टूथपिक से हम इसको ऐसे बेंड कर देंगे अब दोनों को, और ताकि ये सेंटर लीडर अपना चलता रहे ऊपर की ओर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इस वक्त के टूथपिक फंसाना। या आप अभी जो 6-8 इंच की ग्रोथ आ गई है उसमें आप समर प्रून भी कर सकते हैं, जिससे लाइट पेनिट्रेशन बड़ी अच्छी रहेगी आपकी अंदर की ओर। और स्प्रेज का ज़्यादा ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल मिक्स करने की कोशिश ना करें। 3-4 तरह की अलग अलग दवाइयाँ मिक्स ना करें, क्योंकि छोटा सा फ्रूट है, रस्टिंग आने का बड़ा कारण रहता है अभी। और अब जो कैल्शियम रहेगा वो हर स्प्रे में आप कोई भी ऐसी टॉनिक डालते हैं जिसमें ऑलरेडी कैल्शियम है तो आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और आप हर स्प्रे में अब कैल्शियम शुरुआत आप मिक्सिंग में करेंगे तो उसी में आ जाएगा। अगर आप सेपरेटली कैल्शियम की ओर जाते हैं तो या तो आप चलेटेड फॉर्म इस्तेमाल करें या ऑक्साइड फॉर्म इस्तेमाल करें। अभी आप क्लोराइड फॉर्म में ना जाए स्टार्टिंग की, खासतौर पर 2-3 स्प्रेज में। तो ध्यान यहाँ ये रखना कि कैल्शियम आपने वो करना है जिसमें आपके थोड़ा सा बोरॉन हो, थोड़ा सा मैग्नीशियम हो और थोड़ा सा नाइट्रोजन हो साथ में, या कॉम्बिनेशन ऐसे बहुत सारे आते हैं मार्केट में, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि फार्मर के पैसे को बचाना और क्वालिटी फ्रूट की ओर फार्मर को ले जाना। और डिजीज मैनेजमेंट में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं बीमारी। आपको आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़रूरी होती है। आइडेंटिफिकेशन कोई भी स्प्रे आप जब करते हैं तो देखा देखी में ना करें, आइडेंटिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है कि ये पाउडरी मिल्ड्यू है, ये कीड़ा है, कौन सा कीड़ा और किससे मरेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा कीड़े आ चुके हैं तब आपको स्प्रे पे जाना पड़ेगा, मगर बिना मतलब के आप इंसेक्टिसाइड ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिस पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। और एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, 2 चीज़ों का ज्ञान आपको सबसे ज़्यादा होना चाहिए, रूट और शूट। रूट डेवलपमेंट और शूट डेवलपमेंट, उस पे जब आप उसको आप जब समझेंगे इस फॉर्मूले को कि रूट और शूट का क्या फॉर्मूला है, इस पे हम आगे कभी फिर से एक अच्छी डिस्कशन करेंगे। रूट और शूट इस पे आप भी ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारी बागवानी के लिए। और ये बागवानी बचाना एक बड़ा चैलेंज का विषय हो चुका है, ये हम सबको मिलके बचानी पड़ेगी। आप देखेंगे आज ड्रॉट से जूझ रहे हैं, मगर मुझे एक अफसोस भी बहुत हो रहा है, खासतौर पर हमारे डिपार्टमेंट, सरकार, अभी तक मैंने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देखी इनकी कि इतने क्राइसिस में चल रहा है हमारा बागवान, इस वक्त इतनी टेंशन में चल रहा है कि कितना सूखा पड़ गया है। अरे कोई एक स्टेटमेंट तो लगा देते कि भी डिपार्टमेंट की तरफ से कि किस चीज़ की क्या
कर सकते हैं हम अभी, बागवान क्या क्या कर सकता है इस वक्त। और आज यहाँ पर ये नाकामियां और कमियां भी सरकारों की उजागर हो चुकी है। जो मैं रोज बात करता था, घर घर नल की बात सरकार करती है, मगर हर बगीचे में, हर खेत में नल नहीं है। अगर सिंचाई की व्यवस्था होती तो हमारा बागवान इतना परेशान नहीं होता। तो बागवान भाइयों, आपको भी एक ध्यान रखना पड़ेगा कि भले ही आपके पास पानी, अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है, मगर आप रेन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आज आपके पास टैंक्स होते, पानी होता, तो शायद आप जूझ नहीं रहे होते इन चीज़ों के लिए। तो आपको अब आने वाले वक्त में हमारे लिए बड़ा, जैसे इन्वायरमेंट हमारे फ्रेंडली नहीं रहा अब, तो हमें ये सोचना ज़रूर पड़ेगा कि कैसे हम इरिगेशन के सिस्टम को अपने बगीचे में इंस्टॉल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त के लिए बागवानी चैलेंजिंग है। हमें सिंचाई का व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। किसी के पास नदी नाले है, आप वहाँ से करिए, लिफ्ट करिए, क्योंकि अब सोलर लिफ्टिंग भी आ चुकी है, उस पर अनुदान मिलता है हमारे को। या आप रेन हार्वेस्टिंग, घर के छत का या स्टोर का जो भी है, उसको आप एक टैंक में डालें और उससे आप इरिगेशन कर सकते हैं। तो बागवान भाइयों, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि मौसम इतना एडवर्स हो चुका है, जितना सोचा नहीं था। इतना सूखा तो हमने भी नहीं देखा बहुत सालों में, खासतौर पर इस महीने में बारिशें होती रहती थी। और इसके बाद जो बागवानों को एक फेसिंग आएगी, वो चैलेंज आएगा माइट का। तो माइट, आज ये स्थिति हो चुकी है कि इन केमिकल के इतने इस्तेमाल हो चुके, इंसेक्टिसाइड के खास तौर पर, कि हमारे फ्रेंडली पॉपुलेशन मर चुकी है, जिससे रुक ही नहीं रहा है ये माइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक HMO की मैंने अभी बात करी, उसके बाद आपको पहले ही एक, जिसके ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एक माइटीसाइड स्प्रे आप पहले ही कर सकते हैं। मतलब ये ऑलमोस्ट आपके पीनट के बाद वॉलनट और पीनट से पहले आप एक स्प्रे कर चुके, क्योंकि माइट की जो पहली जनरेशन वो चल पड़ी होगी इतने को, क्योंकि वो एग लेइंग कर रही होगी इस वक्त, जो मुझे लगता है, क्योंकि इसकी 6-7-8 बार ये बच्चे पैदा करते हैं माइट। तो माइट हमारे क्लोरोफिल को खाता है, ये आप सभी लोगों को अब ज्ञान हो चुका होगा। तो माइट का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादा बीमारियां वहीं पर आती हैं, और जो साइज और कलर नहीं आता हमारे, उसमें माइट का बड़ा रोल है। तो HMO आप 2 लीटर कर सकते हैं, उससे आपके क्लोरोफिल भी अच्छा बनेगा और स्केल भी कंट्रोल होगी और माइट भी कंट्रोल में आएगी। तो केमिकल पे जाने के बजाय अगर आप इस चीज़ पे पहले जाएंगे, ऑयलिंग पे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी समझदारी का और विषय रहेगा। और मेरा हर बागवान को एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो ये वीडियोस हम बनाते हैं, ये सिर्फ फार्मर वेलफेयर के लिए बनाते हैं। लोग अवेयर रहे, आपको ये टेंशन ना हो कि क्या करूं, कैसा करूं, किसी और पे डिपेंडेंसी रहे। तो हम आपको अवेयर करते रहेंगे वक्त के हिसाब से। और आप ये ना सोचे कि मैं कुछ अलग से स्पेशल डालता होगा। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने खुद भी आज निमरोड की स्प्रे करी है, साथ ही मैंने ये वाली स्प्रे में 18 इसके साथ में ये न्यूट्रीगामा, बोरॉन और जिंक डाल रहा हूँ। बोरॉन डालने के पीछे मेरा एक और मकसद था। अभी मेरी जो सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आई है, उसमें बोरॉन थोड़ा डाउन है, तो इसलिए मुझे फॉलियर के थ्रू देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मैंने बोरॉन डालने की कोशिश की है, और साथ ही साथ NPK डाला है इसमें विद कैल्शियम है, इसमें कैल्शियम भी जा रहा है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी होगी। जब हम सेकंड एप्लीकेशन की ओर जाएंगे, तो तब आपसे फिर से रूबरू होंगे। हो सकता कोई दूसरी बीमारियां हो, और कभी भी शॉपकीपर या कंपनी के बहकावे में ना आए कि आप जज करें कि वो वहाँ बैठ के आपको डिसाइड कर देगा, या आप अपने पड़ोसी या गांव वाले की वजह से पहले अपने बगीचों में घूमते रहे, आइडेंटिफिकेशन करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, उसके फोटोग्राफ्स खींच लीजिए या उसकी वीडियोग्राफी कर दीजिए छोटी सी,
या मुझे भेज दीजिए, या किसी और भी आपके जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स है, जो बहुत सारे लोग आपको अवेयर करवाते हैं, या डॉक्टर्स है किसी के टच में, हॉर्टिकल्चर विभाग जाइए। खास तौर पर मेरा एक गुजारिश रहेगी आप लोगों को, अगर आपको कभी भी अपने बगीचों में ये प्रॉब्लम आती है, जो नज़दीकी आपका हॉर्टिकल्चर विभाग है, जहां आपके एचडीओ या एसएमएस बैठते हैं, ज़रूर वहां जाए। खासतौर पर मैं रोडू की बात करूंगा। रोडू की जो लैब है हमारी, प्लांट केयर लैब, तो वो बहुत ही अच्छा काम करिए। हमारे पास तो बहुत अच्छी टीम है यहाँ पर, तो आप ज़रूर उद्यान विभाग जाए। कोई भी बीमारी है उसको पहले क्लिक करे, फोटोग्राफ्स ले उसके, या वीडियोग्राफी करे, या उसकी सैंपलिंग इकट्ठी करके ज़रूर डॉक्टरी सलाह ले, किसी ना किसी से ज़रूर। ऐसे ही हर किसी से ना पूछ के कि पड़ोसी क्या कर रहा है हमें भी वो करना है, इस चीज़ पे मत जाए आप। पड़ोसी क्या कर रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, आप वो उसको फॉलो अप ना करें। हाँ, अगर आपका पड़ोसी बागवान बहुत ही प्रोग्रेसिव है, उसको हर चीज़ का ज्ञान है, आप उसकी सलाह जरूर ले सकते हैं और अपने बगीचा विजिट करा सकते हैं। ये क्योंकि ये प्रक्रिया, क्योंकि ये काम एक का नहीं है, बहुत सारे बागवान आज प्रोग्रेसिव है जिनको ज्ञान है हर चीज़ का। तो ऐसे ही आप देखा देखी में स्प्रे बिल्कुल भी ना करें, मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी। और फ्रूट थिनिंग पे ज़रूर जाए, नहीं तो अगली बार फिर से वही प्रॉब्लम आनी कि हमारे फ्लावर नहीं आया, हमारे फ्रूट सेटिंग नहीं हुई, या अदर प्रॉब्लम है, साइज नहीं आया। तो अगर आप फ्रूट थिनिंग पे जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ्रूट आप पैदा करेंगे। खास तौर पर यहाँ पर पॉलिनेशन पे मैं ज़रूर बोलूँगा कि लगभग आपको 95% कट डाउन करना अपने पॉलिनेशन, गोल्डन, रेड गोल्डन, ग्रैनी स्मिथ। उसके बाद जो फ्रूट बचेगा वो बहुत ही उम्दा किस्म का होगा, क्वालिटी बहुत हायर रहेगी। और जो अगले साल आपका फ्लावर आएगा, बहुत सारे बागवान ने ये बात भी करते हैं कि हमारे पॉलिनेशन ही सेट नहीं हुआ। पॉलिनेशन था मगर उसने काम नहीं करा। वो काम इसलिए नहीं करा क्योंकि वो वीक पॉलिनेशन था। आप लोग क्या करेंगे, साल ही आप ओवर क्रॉपिंग ले लेंगे। अगर आप कैंची से फ्रूट थिनिंग करेंगे पॉलिनेशन की, तो जो अगली बार का जो आपकी ये जो पॉलिनाइजर काटेंगे आप, तो अगली बार का जो पॉलिनेशन होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। यहाँ विशेष ध्यान रखें, हम रेगुलरली काट दे। फ्रूट थिनिंग करते हुए भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कुछ दिन में। अभी स्प्रे का कार्य चला हमारे बगीचों में। तो बागवान भाइयों, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आज आपको अपने कैमरे से मैं अपने चैनू वाले ऑर्चर्ड से व्यू दिखाऊंगा आपको। ये हमारा चैनू बराल गांव का एक छोटा सा क्षेत्र है। और अगर आप देख पाएंगे कि फ्रूट साइज भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, इस वक्त काफ़ी अच्छा फ्रूट साइज हो चुका है। और एक और बात आप कर सकते हैं, जो आप देखेंगे ये बर्थडे और ये शूट्स उग रहे हैं, तो आप इन शूट्स को ज़रूरी नहीं कैंची से, आप इनको अपने हाथों से भी तोड़ सकते हैं। जो फालतू शूट्स जा रहे हैं उसको आप अपने हाथों से इसकी नई कोंपल को ऐसे तोड़ सकते हैं। तो अगले साल का यहाँ पर भी बहुत अच्छा बड बनेगा आपका अगले साल का, जो आपने ये तोड़ दिया है। जब भी आप बगीचों में जाए, साथ साथ आप ये कार्य भी कर सकते हैं। और इसको अगर हाथ से आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए वेजिटेशन की ओर जा रहा था ये शूट, आपको इसको यहाँ से तोड़ देना है हाथ से। ज़रूरी नहीं इसमें कैंची लगानी है, कैंची से आपके वायरसेस। अब यहाँ पर एक बात और भी आएगी, आप देखिए यहाँ फ्रूटिंग आई है, फ्रूट से आगे शूट में ग्रोथ जा रही है। अगर शूट में ग्रोथ जाएगी तो ये इसका साइज नहीं बनेगा। अगर हम इसको यहाँ से तोड़ देते हैं तो डेफिनेटली ये कंट्रोल होगा, और जो इसकी एनर्जी है वो इस फ्रूट में जाएगी। फ्रूट थिनिंग में आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज़ का और ध्यान मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, कभी भी नीचे से ना काटे, यहाँ से ऊपर से। जरूरी नहीं आप कैंची का इस्तेमाल, फ्रूट थिनिंग के लिए आप हैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हाथों से। और एक बीमे में सिर्फ एक ही दाना आप रखेंगे और साइड वाले तोड़ देंगे। उसके साथ साथ जो ये डंडी रहेगी इसको आप यहीं रहने देंगे, कभी भी इसको ऐसे ब्रेक ना करें। इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक ना करें, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक घाव बन गया है, तो ये वीक करेगा इस फ्रूट सेटिंग को, साइज को, और दिक्कत देगा। ये नई कोम्पलों को आप जब भी आप बगीचों में घूमते रहे तो साथ साथ अगर आप कर सकते हैं तो ये कार्य जरूर करें, इसको तोड़ दे आप ऊपर से, जितने भी ये वाटर शूट टूटते हैं। अभी बहुत ही उपयुक्त समय है इसका हाथ से तोड़ने का। जब आप इस तरीके से चलेंगे तो डेफिनेटली आगे जो आपका अपर साइड पे है, जो आपकी मेन लीडर है, यहाँ पर ग्रोथ और बेहतर आएगी, और आनी भी चाहिए। यहाँ पर ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। और एक और बात है, यहाँ पर आप देखें कि मैक्सिमम 2 या 3 शूट सूख जाते हैं, या तो आप एक शूट को अभी यहाँ पर ही तोड़ दीजिए अपने हाथ से और सिंगल शूट पे डालें इसको, ताकि इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी आएगी। इसके बाद हरीश सोटा जी, आपने पत्ता मुड़न की बात करी। एक तो नालू टाइप बनते, वो तो आपके उससे बनते जिसपे मैं बात कर चुका हूँ, पाउडरी मिल्ड्यू से। अगर आपके पत्ता मुड़न दूसरा है, लीफ कर्ल और मोज़ेक, अगर पीले पीले से स्पॉट पड़े हैं तो वो एप्पल मोज़ेक वायरस है। तो इसका कोई भी इलाज नहीं, आप कोई भी दवाई डालेगी इससे नहीं रुकेगा, ये रुकेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसके बारे में सोचना छोड़ दें, ये वक्त के साथ साथ खुद ही ड्रॉप हो जाएगी, पीले पड़ के झड़ जाएंगे पत्ते और नया पत्ता फ्रेश आएगा। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब इसका टाइम हो चुका है। और एक महत्वपूर्ण बात, जो बागवानों ने अब छोटे पौधे लगाए हैं 1-2 साल के, इसमें न्यूट्रिशन आपको हर 10-15 दिन में, अगर ड्रॉट पड़ा है तो 15 दिन में 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच आप इसमें NPK डालते रहेंगे, तभी जाके ये अच्छा ग्रो करेगा ये प्लांट। तो आपको इन पौधों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप NPK इसमें डालते रहे, थोड़ा थोड़ा ही भले ही। अगर आप NPK नहीं डाल सकते तो नाइट्रोजन तो खास तौर पर डाले ही आप, और थोड़ा सा बाहर डाले यहाँ पर, और ब्रॉडकास्ट करके हल्की सी गुड़ाई। ये देखिए आप, घास की मल्चिंग हुई है छोटे पौधों में हमारे, ये देखिए। और जो कार्य मैं आपको बता रहा था पानी डालने का, छोटे पौधों में हमने भी पानी डाला है। आप देखें कि मॉइस्चर बढ़िया है यहाँ रखा हुआ हमने, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर हमने मल्चिंग भी करके रखी है। मल्चिंग से एक तो घास नहीं, वीड नहीं उगेगा, घास नहीं उगेगा आपका, और दूसरा मॉइस्चर मेंटेन रहेगा यहाँ पर, और ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, ये देखिए, ये लगभग मैंने 22-24 इंच से कट किया हुआ था ये प्लांट 1 साल का। तो जो ये इसकी नीचे की ये टहनियाँ आ रही है, इसको आप अपने हाथों से तोड़ सकते हैं इसको। मगर जो यहाँ की हमारी 2 टहनियाँ होगी, या तो आप इन 2 को भी तोड़ देंगे। अगर आप इन 2 को नहीं तोड़ेंगे तो इसको उगने दे, जब ये थोड़ी सी इतनी बड़ी हो जाएगी तो इसमें हम टूथपिक फंसाएंगे, और पहला स्टेप जिसको फर्स्ट स्क्रैपहोल्ड बोलते हैं, वो हम यहाँ पे बनाएंगे, और ये सिंगल लीडर की ओर पौधे को चलने देंगे। और फालतू के खर्चे ना करें अपने बगीचों में, जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ करें और पैसा बचाए अपना। तो बागवान भाइयों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नई लाइव में नई चीज़ों के साथ फिर से आप लोगों के मध्य हम उपस्थित रहेंगे, और कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो वह हम आपसे शेयर करेंगे। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, PGR के इफ़ेक्ट्स। आप देखेंगे शेप कितनी प्यारी बन रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं गाला की ओर ले जाऊंगा आपको। ये डार्क बैरन गाला है, टॉप ग्राफ्टेड। ये गाला मेमा 16316। कोई भी गाला हाई कलर है, कैसे हम पता लगा सकते हैं? अगर आप देखें कि अंदर से इसके पेटल रेड है, तो जिसके पेटल लाल हो गए वो हाई कलर ही होगा हमेशा। PGR के इफेक्ट। कई जगह तो अभी फ्लावर भी चला है।
एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बोलना भूल गया था, वो थी हमारे पीयर को लेके। तो बागवान भाइयों, पेटल फॉल के बाद पीनट साइज पेटल फॉल पे आप लोगों ने कोई इंसेक्टिसाइड ज़रूर करी होगी पीयर में, क्योंकि उस वक्त एक कीड़ा आता है। और अभी आप ये पीयर में HMO की स्प्रे कर सकते हैं 2 लीटर वाली, ये भी बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। और क्योंकि जो रस्ट माइट है वो भी कंट्रोल में आएगी। और जैसे ही हमारा पीनट का वॉलनट से थोड़ा सा पहले या वॉलनट के साइज़ के आसपास जब हमारी पीयर जाएगी, पीयर का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए। इसमें आप कैल्शियम बोरॉन की स्प्रे करते रह सकते हैं और इसमें आप नाइट्रोजन हल्की मात्रा में दे सकते हैं साइजिंग के लिए। हो सके तो आप यूरिया को भी नीचे नाशपाती में डाल सकते हैं। और नाशपाती के साथ ज़्यादा डॉक्टरी ना करें, क्योंकि पेटल फॉल पे एक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे होनी थी, वो कर दी उन्हीं लोगों ने। या आप इसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी माइट को लेके, रस्ट माइट को लेके। तो रस्ट माइट के लिए आप 2 लीटर HMO की स्प्रे पीयर में कर सकते हैं। और आगे आप माइटिसाइड, चाहे वो एबासिन है, विल्थरीन है, इस टाइप में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड जो माइट के लिए है उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। बाकी एक हो सकता है कि स्पेशली एक पीयर पे ही अगली लाइव बनाए हम। तो फिलहाल आज के लिए बागवान भाइयों इतना ही। धन्यवाद।